हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का। ध्यान से सुनना सर। सीए इंटर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी सितंबर में एग्जाम्स दे रहे हैं, उनकी पहली एमटीपी इंस्टीट्यूट ने रिलीज की, कल ही रिलीज की। तो सर उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू का लेके आया हूँ, इनकम टैक्स का। इस वीडियो में अपन इनकम टैक्स का एमसीक्यू का सॉल्यूशंस करेंगे, और इसके बाद वाले में फिर इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, फिर जीएसटी कवर करेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ आराम से ध्यान से बैठ के सुनना। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं कई सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। और प्लस लाइक ज़रूर करना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प होगी सर, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट एमटीपी हमारी क्या बोलती है, क्या करती है, देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी, पहले भी ये टेक्निक सिखाई थी, अभी भी एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने इनकम टैक्स की 25 केस सिनेरियोज जो है वो अपलोड कर चुका है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है यूट्यूब में तो अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से कोई भी स्टूडेंट उसको देख सकता है केस सिनेरियोज को। अब जब बात होती है सर केस सिनेरियोज की, तो सबसे पहले मैंने कभी भी स्टूडेंट को बोला क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है दिमाग में कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। देखो, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय हमारा बैंक पैसा ऑन कैश विड्रॉल। सर अगर मैं अभी ऊपर तो पढ़ा नहीं हूँ, बट मुझे ये पढ़ के एक चीज क्लैरिटी ये होती है, पता है मैं क्वेश्चन आपको पढ़ने क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप एक बात समझो, आप अपने दिमाग को एक प्रॉपर गाइडेंस देते हो कि उसे क्या सोचना है। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन पढ़ा, मैंने अपने दिमाग को गाइड किया कि भाई तेरे को सिर्फ टीडीएस की बात सोचना है, और टीडीएस में कैश विड्रॉल वाली बात सोचना है, और कैश विड्रॉल में सेक्शन 194N सोचना है। 194N याद है ना सर? यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो 2% टीडीएस, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यही लिमिट चेंज हो जाती है, 20 लाख से 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से ऊपर। यही कहानी है अपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय रुद्रा ऑन पेमेंट मेड टू अ टेस्टी कैटरर्स। सर अभी मेरे को फिर से ये दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हुआ कि टीडीएस वाली बात सोचना है कैटरिंग के सर्विसेज में। तो सर ये 194C वाली बात है। अब बाकी परसेंटेज अमाउंट सब तो ऊपर देखना पड़ेगा, बट ये तो पता चला ना सर कि क्या कहानी है और क्या सोचना है मुझे इस केस स्टडी में। अगला देखो, what will be the amount taxable and in whose hand with respect to the purchase of immovable property by Rudra from Escape Builders and gifted to same to his daughter। अब ये तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा तो ही समझ आएगा क्या कहानी है इसकी, ठीक है। तो आओ केस सिनेरियो पढ़ते हैं। देखो क्या बोलता है। रुद्रा is engaged in the business of trading since 2018। His turnover for the previous year 22-23 was 6 करोड़। लो भाई, उसका टर्नओवर भी दिया हुआ है 6 करोड़। तो सर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है। अब 10 करोड़ वाली लिमिट के लिए तो मुझे सर क्या कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट बताना पड़ेगा इनको, तभी मैं चेक कर पाऊंगा टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं। तो अगर इन्होंने कैश की लिमिट बता दी तो फाइन, नहीं बताई तो मैं ये मान के चलूंगा सर इसके लिए नॉर्मल लिमिट 1 करोड़ की अप्लाई होती है, और ये 44AB में टैक्स ऑडिट करवाएगा, ठीक। His minor daughter marriage is fixed in December 2023। वाओ, माइनर डॉटर मैरिज, ठीक है। अब स्टूडेंट एग्जाम में इसको लेके सोचना मत चालू कर दे कि सर बाल विवाह हो रहा है, बालिका वधू है, ये सब मत सोचना। ही प्लान डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा फॉर हिज माइनर डॉटर। फॉर द वेडिंग ही विड्रॉ 40 लाख इन कैश, हमारे काम का तो ये है, इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड 65 लाख कैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो कितना विड्रॉ कर लिया टोटल? 40 लाख प्लस 65 लाख। सर 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख सर इसने विड्रॉ कर लिया। 1 करोड़ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। 1 करोड़ के जब ये ऊपर विड्रॉ करता है ना सर, तो ऊपर कितना विड्रॉ किए? ऊपर विड्रॉ किया सर 5 लाख। इस 5 लाख पे टीडीएस कितना है? 2%। तो 5 लाख इसका 2% टीडीएस, तो टीडीएस कितना हो गया सर? 10,000। देखो ये टेक्निक सीख जाओ, पता है ये टेक्निक बहुत काम आएगी एग्जाम में। जब भी कोई पहला क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट या आंसर आपको शुरू में मिलेंगे, सेकंड जो रहता है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट उसके बाद मिलेंगे। ये अगर आप टेक्निक सीखते हो ना सर, तो एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प करती है आंसर ढूंढने में। इससे ना क्या होता है, गलती नहीं होती है, एक स्टूडेंट गेस कर सकता है कि कहाँ आंसर मिलेगा उसको। ये बहुत हेल्प करेगा सर।
आगे बढ़ते हैं। He booked 30 rooms for 5 days for the accommodation of his relatives in Rao Hotel and paid 40,000 in cash as advance and the balance by account pay check. Okay, fine. He took the catering services of Tasty Caterer. Hello, bhai. Tasty Caterers, a sole proprietor. Low. ठीक है, फॉर द वेडिंग विच ही पेड 10,20,000 ऑन 15/10/2023। आगे नहीं पढ़ता। अगर अभी आपको मैंने बताया था तो 194C का इम्प्लीकेशन है, और जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो कौन है सर? वो भी तो सोल प्रोप्राइटर है सर। तो हम 194C में एक बात सीख के आए थे कि सर 194C में टीडीएस की बातें होती है जब सिंपल आपने किसी कैटरर को क्या बोलते हैं कैटरर की सर्विसेज ली है, तो टीडीएस की बात है, ये सिंपल है, ये वर्क की डेफिनेशन में कवर होता है। पर पता है आपको इस क्वेश्चन की एक खूबसूरत बात है, पूछो क्या? ये जो टेस्टी कैटरर की अपन ने सर्विसेज ली है, ठीक है, ये 194C में कवर होती है, बट एक कारण से हम बच जाएंगे सर टीडीएस काटने से। सर पूछो क्यों? अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो कैटरिंग सर्विसेज ली गई है, ये काय के लिए ली गई है? शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। आपको नहीं लगता है कैटरिंग सर्विसेज पर्सनल पर्पस है? अगर ये पर्सनल पर्पस है तो सर हम पढ़ के आए सेक्शन 194C में कि पर्सनल पर्पस पे टीडीएस नहीं होता। तो सर यहाँ पर इन्होंने जानबूझ के पूरी डिटेल भी दी, सब कुछ दिया, चेक किया कि बच्चा कितना सही करता है या गलत करता है। सर प्रैक्टिकली ये जो कैटरिंग सर्विसेज ले रहा है पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, और अगर ये पर्सनल पर्पस है तो टीडीएस की तो बात ही नहीं है। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। स्टूडेंट से गलती हो सकती है, हड़बड़ी में वो क्या करेगा पता है? 10,20,000 इंटू इंडिविजुअल एचयूए पे तो 1% 10,200 निकाल के आ जाएगा सर, गलती हो जाएगी, बट ये ध्यान रखने वाली बात है ये पर्सनल पर्पस तो टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फॉर हर वेडिंग ही गिफ्टेड हिज डॉटर अ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अपनी डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी दिया। परचेज फ्रॉम एसके बिल्डर ऑन 10/10/2023 बाय अकाउंट पे चेक फॉर 15 लाख। ठीक है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 10/10/2023 was 16 lakh। ठीक है, एंड द डेट ऑफ ट्रांसफर टू माइनर डॉटर इज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर टू माइनर डॉटर इज 20 लाख। जिस दिन माइनर डॉटर को दिया उस दिन उसकी वैल्यू कितनी? 20 लाख। ठीक है, अब देखो एक खास बात, अब ध्यान से देखना और सुनना। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। बात यह है, इसने सर माइनर मैरिड डॉटर को घर गिफ्ट किया है। ठीक, अब पहले बात करते हैं रुद्रा की। ठीक, क्योंकि उसने गिफ्ट किया है। ठीक, बाद में बात करेंगे इसकी बेटी की। ठीक, तो रुद्रा ने जब गिफ्ट किया और ये एसके बिल्डर से परचेज किया प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी की जब सर उसने अकाउंट पे चेक से डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन पैसा दिया, तो उस दिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 16 लाख। इसने कितने में परचेज किया? 15 लाख। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, सेल कंसिडरेशन प्लस 10%। तो सेल कंसिडरेशन हमारा कितना था सर? 15 लाख प्लस 10% करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 16.5 लाख। क्या आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ जाती है? यस, ये इसके बीच में आ जाती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 16 लाख। तो उस केस में सेल कंसिडरेशन कितना ले लिया जाएगा? 15 लाख। बच गए, क्योंकि रुद्रा ने परचेज किया था, रुद्रा के हाथ में आईयूएस की बातें सोचनी थी, बच गए अपन, क्योंकि सर 10% एंड 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो रुद्रा के हाथ में कुछ अमाउंट की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। ये क्लियर हुआ? अब बात आती है सर माइनर मैरिड डॉटर, क्योंकि माइनर मैरिड डॉटर का भी सोचना जरूरी है। सर अगर आपको याद हो तो सेक्शन 27 भी हम पढ़ते थे कि सर माइनर मैरिड डॉटर के केस में अगर उसे कोई ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में वो माइनर मैरिड डॉटर जो है वही उसकी ओनर मानी जाती है। तो इस केस में इधर आओ, देखो, what shall be the amount taxable in whose hand with respect to the purchase of immovable property by Rudra from SK Builders and give to the same to his daughter? 1 lakh in the hands of Rudra। ना सर, रुद्रा के हाथ में तो कोई टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है ही नहीं।
नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रुद्रा, परफेक्ट। एंड माइनर डॉटर के हाथ में भी टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी? आप एक बात समझो, सिंपल सा लॉजिक है सर। माइनर डॉटर मैरिड है, पहली बात तो यही डीम्ड ओनर मानी जाएगी। दूसरी बात ये होती है सर कि इस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और जो सेल कंसिडरेशन है उसके बीच में डिफरेंस भी नहीं है। तो बात ये है कि माइनर डॉटर के हाथ में आप टैक्सेबिलिटी करोगे किस अमाउंट की? कल के दिन अगर माइनर डॉटर अगर यही चीज को किसी और को किराए पे देती है और रेंटल इनकम होती तो अपन क्लबिंग वाली बात करते रुद्रा के हाथ में। तो माइनर डॉटर के हाथ में भी कोई टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, समझ आया? अगला देखो, 1 लाख टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रुद्रा, ये तो गलत है। नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रुद्रा बट 20 लाख इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर डॉटर ना। 20 लाख भी टैक्सेबल नहीं होगा, 20 लाख भी टैक्सेबल नहीं होगा। आई बात समझ? अच्छा पॉइंट था, मेरे को लगा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, गड़बड़ होने के चांसेस है। स्टूडेंट मेरे को जो लगता है वो सर ऑप्शन तो ये है, स्टूडेंट हो सकता है गलती से ये वाला डी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, क्योंकि सर रुद्रा के हाथ का तो चलो उसको समझ भी आ जाएगा। 20 लाख माइनर डॉटर के हाथ में वो धोखे से टैक्सेबल कर देगा, जबकि माइनर मैरिड डॉटर है तो उसके इसमें टैक्सेबिलिटी की बात नहीं करना, नहीं करना। आई बात समझ? आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमारा पहला केस सिनेरियो था, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा स्टूडेंट से गलती होने के स्कोप भी है, बहुत सारी जगह छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे वो 194C वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनर मैरिड डॉटर वाली बात ये ध्यान रखना। इसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, मिस्टर रुद्रा पेड 45,000 इन कैश एंड बैलेंस इन चेक टू अ ट्रेवलर एजेंट फॉर द रिटर्न टिकट ऑफ सम ऑफ हिज रिलेटिव टू यूएस। ठीक है, ही रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम, थैंक यू। अच्छा, वो रिटर्न रेगुलरली फाइल करता है, नहीं फाइल करता तो ये 194N वाली जो कहानी हमने किया उसमें दिक्कत आ जाती सर। ठीक है, उस केस में फिर लिमिट चेंज हो जाती और लिमिट चेंज होकर टीडीएस कटता। आई बात समझ? तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस सिनेरियो। और सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला केस सिनेरियो में भी सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24? तो आईएचपी वाली बातें दिख गई मुझे। ठीक, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिशेबल टू मिस्टर मयंक अंडर चैप्टर 6 से ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम? आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, थैंक गॉड, मतलब नॉर्मल चलने वाला है, इसमें चैप्टर 6 से की डिडक्शन देखना है। ठीक है, in whose and Sia's rental income from house property at Haryana be taxable and how much income will be taxable? अब ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा सियाज रेंटल इनकम कौन किस चीज की बात कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन बोलता है, मिस्टर मयंक had bought a residential house worth 2.5 crore at South Extension, Delhi in 2018 and let out the house on a rent to Mr. Rian. The house property was funded. देखो, the house property was funded through a loan from PNB. The interest due for financial year 23-24 is 25 lakh. बाप रे बाप, out of which only 20 lakh paid during the year. सर इंटरेस्ट अगर पेबल भी होता है तो भी मिल जाता है, इंटरेस्ट ना भी पे हो तो भी चलता है सर, इंटरेस्ट पेबल हो तो भी अपन आईएचपी में क्लेम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही था आपसे, हाउ मच इज द इंटरेस्ट अलाउेबल। एक तो हमें 25 लाख मिल गया, पर आगे भी पढ़ लेते हैं इनकेस कुछ दिया हो तो। Mr. Mayank then took a loan of 1.5 crore from SBI on 1/7/2023 for the construction of first floor in that house. वो उसी घर में जिसका ग्राउंड फ्लोर उसने किराए पे दिया था उसका फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए लोन लिया 1.5 करोड़ का फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस ऑन 31 मार्च 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, आप समझो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बहुत फर्क पड़ेगा इस बात से। मिस्टर मयंक स्टार्टेड रिपेइंग EMIs ड्यू टू द SBI during the previous year 23-24. He repaid a principal amount of 25 lakh and 5 lakh to PNB and SBI. तो PNB को पे किया है सर, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 25 लाख और SBI को पे किया है 5 लाख। ये क्यों बता रहा हूँ पता है सर आपको, आप समझो। इसका तो आप IHP में क्लेम कर लेते हो, कोई बात नहीं, इसका जो आप क्लेम करते हो वो ATC में क्लेम करते हो प्रिंसिपल अमाउंट का। अब आप बोलोगे सर SBI का नहीं क्लेम करेंगे, नहीं SBI का नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही कहाँ हुआ है, अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो उस केस में आप ATC कैसे क्लेम करोगे? ATC छोड़ो यार, इंटरेस्ट भी क्लेम नहीं कर पाओगे आप।
ही ऑल्सो पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 8 लाख टू SBI आउट ऑफ द 10 लाख। ये इंटरेस्ट भी आप क्लेम ही नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रैक्टिकली ये जो इंटरेस्ट है ना सर, ये तो अभी प्री का ही इंटरेस्ट है। ये तो तब कंप्लीट होगा ना जब तब आप क्लेम कर पाओगे ना जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ही नहीं हुआ है सर, तो ये इंटरेस्ट का भी कोई रिलेवेंस नहीं है। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितना इंटरेस्ट अलाउेबल है, 25 लाख, क्योंकि 8 लाख का इंटरेस्ट हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना 1.5 लाख डिडक्शन लेना है ATC में। मिस्टर मयंक ओन्स अनदर हाउस इन हरियाणा। देखो, अच्छा हमें डिडक्शन ध्यान रखना है ना, ठीक। ओन्स अनदर हाउस इन हरियाणा, ही ट्रांसफर्ड दैट हाउस टू हिज माइनर डॉटर मिस सिया। सिया से रिलेटेड थर्ड MCQ था। ऑन अ बर्थडे, एज अ बर्थडे गिफ्ट, मिस सिया गिव द सेड हाउस टू अ लोकल पंचायत। लो भाई, बच्ची जो थी माइनर डॉटर स्मार्ट थी, लोकल पंचायत को रेंट पे दे दी फ्रॉम सितंबर एट अ रेंट ऑफ 5000 पर मंथ। नाइस, ठीक है। तो सितंबर से कितने महीने हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये होगा सर 5000 इंटू 7, 35,000। ठीक है। मिसेस मैंग total income is higher than Mr. Mang, that of Mr. Mang. This is the first year when Sia has any other source of income. ठीक है, एक मिनट आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है सर। मिस्टर मयंक ने अपने बेटी को क्या बोलते हैं घर ट्रांसफर किया, तो इस केस में सबसे पहला डीम्ड ओनर कौन है सर? सेक्शन 27 बीच में आता है और वो बोलता है सर कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में अगर वो माइनर को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो जो ट्रांसफर कर रहा है वही डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो डीम्ड ओनर कौन है भाई? मिस्टर मयंक। क्रिस्टल क्लियर? तो ये इनकम जो होगी वो इनकम किसकी मानी जाएगी? मयंक की। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि मिसेस मयंक की इनकम हायर है। क्या करूं मैं उसका? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेक्शन 27 पिक्चर में आ जाता है और 27 बोलता है सर मिस्टर मयंक डीम्ड ओनर है, तो इस घर से रिलेटेड जो इनकम होगी वो टैक्सेबल भी किसके हाथ में होगी? मिस्टर मयंक के हाथ में। ये क्लियर हुआ? अब मिस्टर मयंक के हाथ में 35,000 टैक्सेबल, इसमें 30% आप माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 30%, ये आ रहा है सर 24,500। 30% माइनस करने के बाद, पर पता है बात ये नहीं है, बात ये है कि सर एक बच्चे का 1500 हमें एग्जेम्पशन में मिलता है 1032 में। सर क्या वो क्लेम कर सकते हैं? मैं एक स्टूडेंट को बोला भाई वो क्लेम करने की मैं तब सोचूंगा जब इस क्वेश्चन में बताएगा कि ये नॉर्मल स्कीम में चल रहा है कि सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में चल रहा है। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में तो 1500 क्लेम नहीं कर पाऊंगा, नॉर्मल स्कीम में तो जरूर क्लेम कर लूंगा। अब अपन को क्वेश्चन में सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि सर ये डिफॉल्ट स्कीम में है कि नॉर्मल स्कीम में। नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत है। चलो देखते हैं। मिस्टर मयंक बॉट अ व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया हुआ है, लोन वगैरह दिया हुआ है, इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है, ये तो नहीं है। हेल्थ, वाओ, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं। क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं कि मिस्टर मयंक सर 115 BSc लेता है कि नॉर्मल स्कीम में, कुछ नहीं बोला। अब अगर कुछ नहीं बोलता तो हमने क्या सीखा है सर? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अप्लाई होता है, और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अप्लाई होता है तो बच्चे का 1500 रुपए आपको नहीं मिलेगा। बच्चे का 1500 नहीं मिलेगा, तो 1500 नहीं मिलने के कारण क्या होगा सर? आपकी जो ये इनकम है सर 24,500, क्या यही टैक्सेबल हो जाएगी मिस्टर मयंक के हाथ में? यस। तो हमें थर्ड वाले MCQ का आंसर मिल गया। देखो देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये है, हमें क्लिक करता है सर कहां पर कौन सी चीज है। इससे आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, मेरे को क्या, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला MCQ अभी भी बचा हुआ है। आओ इसके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर मयंक बॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्थ 50 lakh ऑन लोन फ्रॉम BSM बैंक which it has sanctioned on 1/4/2023. Okay. BSM बैंक has charged 7 lakh interest on electric vehicle. सर हम पढ़ के आए 80 EEB, कितना मिलता है इंटरेस्ट? मैक्सिमम 1.5 लाख। तो ये तो मिल गया, 7 लाख पूरा नहीं मिलेगा। मिस्टर मयंक हैज आल्सो टेकन अ लोन फ्रॉम ABC बैंक फ्रॉम फॉर हिज डॉटर हायर एजुकेशन। He has paid 80,000 in इंटरेस्ट। सर सेक्शन 80E पिक्चर में आता है और 100% अलाउ करता है, तो ये 50,000 मिल जाएगा। He has also paid a medical claim of 20,000 to New India Assurance Scheme. सर 80D की बात है तो ये 20,000 मिल जाएगा। तो टोटल कितना मिल जाएगा सर? 1.5 इलेक्ट्रिक व्हीकल का, 50,000 सर इसका
इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन प्लस 20,000 सर उसका इसको ढंग से लिखता हूँ सर, प्लस 0.20 मेडिकल का प्लस 1.5। ये 1.5 कहाँ से ले आए सर? सर 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 ये तो बोला था आपको याद रखना है सर, हमें क्लेम करना है IHP का। तो ये 1.5, तो ये टोटल कितना हो गया? प्लस 0.50 प्लस 0.20 प्लस 1.5, ये आ रहा है सर 3.70। पता है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना वॉज नॉट बिग थिंग, बट इस क्वेश्चन में मुझे एक बात सिखानी है, वो बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है और आपको ध्यान रखने वाली बात है। इस क्वेश्चन में देखो जानबूझ के सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड MCQ में इसने क्या बोला, ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, है ना। मतलब वो इस क्वेश्चन में आपको हिंट कर रहा है कि बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप 115 BSc को अप्लाई करना, बट सेकंड वाला जब सॉल्व करोगे MCQ तो 115 BSc को ऑप्ट मत करना। ये भी एक तरीका होता है पता करने का कि इस क्वेश्चन में अगर नहीं बता रहा है कि वो कौन सा ऑप्शन ले रहा है तो 115 BSc ही डिफॉल्ट मान के चलना है अपन को। मैंने आपको पहले भी एक तरीका सिखाया, अभी भी एक तरीका सिखाया, दोनों तरीके काम किए सर, दोनों तरीके। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा सर सेकंड केस सिनेरियो इनकम टैक्स का जो था वो हमारा हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। देखो थर्ड क्वेश्चन बोलता है, कभी भी पहले क्या पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन, ये टेक्निक सीखो। Compute the total income of Mr. Aryan for the assessment year 24-25 and the amount of loss that can be carried forward for the subsequent assessment year under normal provision। वाओ बच गए आप, क्योंकि 115 BSc होता तो बहुत ट्रीटमेंट में चेंजेस आते हैं IHP के लॉस को लेके। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोविजन ओके। Mr. Arappan, age 35 years, submit the following particular for the year purpose of computing his total income। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी दिया हुआ है। नॉर्मल स्कीम है, मैं ना आपको दोनों ट्रीटमेंट समझाता हूँ, नॉर्मल वाला भी 115 BSc वाला, क्योंकि मेरे को क्या पता एग्जाम में इसी में 115 BSc डाल दिया। तो देखो पहले नॉर्मल वाला जो क्वेश्चन में पूछा है, फिर 115 BSc। नॉर्मल वाला ये बोलता है सर कि आप मैक्सिमम करेंट ईयर में 2 लाख लॉस क्लेम कर सकते हो और बचा हुआ 20,000 जो है ये आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। क्रिस्टल क्लियर? तो 2 लाख रुपए का लॉस अपन यहाँ सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे, तो सैलरी की इनकम हमारी कितनी बच गई अब, 2 लाख की। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, तो ये तो एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा सर, ब्रॉड फॉरवर्ड है, IHP से ही एडजस्ट होता है। तो अभी हमारे पास टोटल अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने हो जाएंगे IHP के, 2,50,000, क्योंकि 2,30,000 यहाँ का और 20,000 जो ऊपर वाला है। बिजनेस लॉस 1 लाख दिया हुआ है सर, ठीक है, और बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है 80,000, तो इसको इससे एडजस्ट कर देंगे और 20,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल प्रोविजन है तो इससे आसान जिंदगी कुछ हो नहीं सकती है। टोटल इनकम ऑफ 2 लाख, ठीक है, ये सैलरी की इनकम हो गई। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 150, ये भी सही है। बिजनेस लॉस 20,000, यही पहला ही ऑप्शन सही है। ये बहुत सिंपल हो गया, इसमें कोई टिपिकल था ही नहीं और बाकी ऑप्शंस देखना भी नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको एक मस्त वाली बात सिखाता हूँ, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 115 BSc होता तो हम क्या चेंज करते। सबसे बड़ा चेंज ये होता सर कि ये जो IHP का लॉस है ये आप सैलरी से एडजस्ट नहीं कर पाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर बात आपको ये भी देखनी होती है कि वो जो लॉस है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लॉस का ट्रीटमेंट होता है ना 115 BSc के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा लॉस एडजस्ट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से आप ये बात अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि सर अगर 115 BSc का केस है तो IHP का लॉस है वो अपन एडजस्ट नहीं कर पाते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IHP का इंटरेस्ट जो है 24B का सेल्फ ऑक्यूपाइड का, वो भी अपन क्लेम नहीं कर पाते। लेट आउट का इंटरेस्ट अपन क्लेम कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो एडजस्टमेंट है वो आपको दिया हुआ है RTP में। तो किसी स्टूडेंट ने अगर ध्यान नहीं दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जाके RTP देखो, इंस्टीट्यूट ने RTP में बहुत प्यारे तरीके से इसका एक क्वेश्चन दिया है और मेरे को तो लगता है डेफिनेटली सेट ऑन सेट ऑफ के क्वेश्चन में वो टच कर देंगे IHP को, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है, गलती होने के बहुत स्कोप है। यहाँ भले ही नॉर्मल प्रोविजन पूछ दिया, एग्जाम में 115 BSc के बेहद चांसेस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखो, मिस्टर राजा एज 64 ईयर was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for investment of 7 lakh not recorded in the books of account। सर ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है सर, इसमें 78% टैक्स होता है, तो 7 लाख का 78%, ये तो सर 5,46,000। ये बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन दे दे तो अपन रैंक ले आएंगे, बट ये बहुत इजी था मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बट अगर इस क्वेश्चन को आप 115 बीएससी में लेके जाओगे तो प्यारा है। नॉर्मल प्रोफेशन से तो ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। ये मैंने आपके इनकम टैक्स के एमसीक्यू सॉल्व करा दी। अब इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बचे, वो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। फिर उसके बाद जीएसटी करेंगे। तो मेरे साथ बने रहो, फ्रेंड्स को शेयर करो, ये बहुत काम की चीज़ें होती है, बहुत हेल्प होती है। कई सारी कंसेप्ट एमटीपी से ही क्लियर होते हैं सर। ठीक है, तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।